उसके बाद एक बार वो पहले भी भाजपा में आए थे, फिर कांग्रेस में लौट गए, फिर अब वो फिर से भाजपा में आ चुके हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग भी भाजपा या दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। अचानक से पार्टी का हाईकमांड एक निर्णय लेता है और वो नेता आकर उस कार्यकर्ता के सिर पर बैठ जाता है। जो सबसे बड़ी बात है, जो कि मैंने अपने उसमें लिखा, एडवांटेज कांग्रेस आगे क्वेश्चन मार्क। एडवांटेज कांग्रेस मैंने क्यों लिखा? नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह दुष्यंत चोपड़ा। आज फिर से कुछ राजनीतिक गर्मा-गर्म राजनीतिक चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव आप जानते हैं हो चुका है और अब चर्चा शुरू हो चुकी है दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली के चुनाव के लिए सबने अपनी अपनी कमर कस ली है। तीनों पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस में भी एक न्याय यात्रा चल रही है। कुछ वो भी तैयारी में लगे हैं। लेकिन आज जो चुनाव का स्वरूप बन गया है, आप देखिए, आईपीएल से तो आप भली भांति परिचित होंगे। आईपीएल में होता क्या है कि जैसे धोनी वो झारखंड के हैं, रांची के, वो खेलते हैं सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स से, जब तक खेलते थे। शायद अभी भी खेल रहे होंगे, मुझे जानकारी नहीं है बहुत ज्यादा क्रिकेट की। लेकिन आप देखिए कि भले वो कोहली हो या जितने भी मशहूर खिलाड़ी हों जो अपने अपने शहर के नाते जाने जाते हैं, जैसे कोहली दिल्ली से उनका जुड़ाव है, उसको झारखंड से जानते हैं धोनी को। लेकिन हर साल जब आईपीएल होता है तो उससे पहले एक बहुत बड़ा मेला सा लगता है। कभी भारत में लगता है, कभी दुबई में लगता है। इस बार भी वो मेला दुबई में लगा था, बड़ी बड़ी बोलियां लगी। तो उसमें ये इमेटीरियल हो जाता है कि कौन कहां का खिलाड़ी है। अगर वो खिलाड़ी अच्छा है, मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, तो कोई भी टीम उसके लिए अपना बोली लगाती है, कहते हैं आ जाओ भैया, आपको हम इतने देंगे, आ जाओ, आपको हम इतने देंगे, आ जाओ। कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति भारत में भी चुनावों को लेकर हो गई है साहब। मैं मतलब आईपीएल से तुलना कर रहा हूं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली पैसे को लेकर कोई बोली की मैं बात नहीं कहना चाह रहा। लेकिन जिस तरह से इस पार्टी का नेता या कार्यकर्ता उस पार्टी में, उस पार्टी का नेता या कार्यकर्ता इस पार्टी में, वो इतने बड़े पैमाने पर होता है कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब चुनाव हो रहा होता है तो जो कार्यकर्ता है, उस पर्टिकुलर पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो बेचारा इतना दिग्भ्रमित होता है कि भाई मैं किसके लिए चुनाव लड़ रहा हूं, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं किसके लिए गली गली घर घर जाकर वोट मांगूंगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक कोई भी ऐसा नेता या किसी भी दूसरी पार्टी से जुड़ा ऐसा नेता जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से उस कार्यकर्ता को गरिया रहा था, गालियां दे रहा था, अपने घर में घुसने नहीं दे रहा था, उसका कोई काम नहीं होने दे रहा था, अचानक से पार्टी का हाईकमांड एक निर्णय लेता है और वो नेता आकर उस कार्यकर्ता के सिर पर बैठ जाता है, उस विधानसभा या लोकसभा या कॉरपोरेशन से उसका प्रत्याशी बनके। अब आप देखिए, कुछ मतलब ना सिर्फ बिठा दिया जाता है, बल्कि बाकायदा मतलब भाजपा में तो समिति बनती है, एक पूरी कमेटी बनती है जिसको ज्वाइनिंग कमेटी बोला जाता है। दिल्ली का चुनाव है तो स्वाभाविक है दिल्ली में भी ज्वाइनिंग कमेटी बनी है। और आप मानेंगे उस ज्वाइनिंग कमेटी में बीजेपी के जो सदस्य हैं उनको तो चलिए छोड़ दीजिए, वो मूल रूप से भाजपा के हैं, उनका संघ का बैकग्राउंड है, भाजपा में वो पदाधिकारी रहे हैं। इसके अलावा उस ज्वाइनिंग कमेटी में, यानी दूसरी कमेटी से जो आएगा, उसको ज्वाइन करवाने के लिए अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके, कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, शीला दीक्षित की सरकार में वो लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके बाद एक बार वो पहले भी भाजपा में आए थे, फिर कांग्रेस में लौट गए, फिर अब वो फिर से भाजपा में आ चुके हैं। अभी नहीं आए, अब तो उनको खैर आए हुए काफी टाइम हो गया। मार्च में शायद 4 मई को उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी थी। और केवल मतलब वो ना सिर्फ ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य, वो
जो स्क्रीनिंग कमेटी है, यानी कि भाजपा की ऐसी स्क्रीनिंग कमेटी जिसने की प्रत्याशी तय करने हैं, भाजपा के प्रत्याशी तय करने हैं, वो उसके भी सदस्य हैं। यानी कि भाजपा ने किसी एक कांग्रेस नेता को अपने में इतना समाहित कर लिया है, या कार्यकर्ताओं की भाषा में मैं कहना चाहूं, भाजपा कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, वो तो कहते हैं उनको ऐसे सिर पर चढ़ा लिया, उनको ऐसा जवाई दामाद बना लिया है कि दामाद का भी क्या सेवा होती होगी जो उनकी होती है। और ये केवल लवली की बात नहीं है, लवली के साथ दूसरे नेता भी आए थे। विश्वासनगर से 3 बार के विधायक नसीब सिंह थे, वो आए। राजकुमार चौहान जो भूतपूर्व विधायक रहे वो आए, नीरज बसोया आए और अमित मलिक आए। तो ये आने का सिलसिला अभी नहीं शुरू हुआ, मई में ही शुरू हो गया था। 4 मई को ये सब लोग आए थे। और ना सिर्फ ये लोग आए थे बल्कि मतलब अगर दिल्ली प्रदेश के नेताओं से आप चर्चा करें तो दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता कहते हैं, भाई देखिए दबे हुए शब्दों में सबको अपनी तो कुर्सी प्यारी होती है, अपना पद सबको प्यारा होता है। कहते साहब हमें कुछ नहीं पता, ऊपर के निर्देश थे, हमें तो बस ये कह दिया गया ये आ रहे हैं, ज्वाइन करा दीजिए। अब ज्वाइन भी किसने करा? अब लवली ने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन कराने वालों में हरदीप पुरी जी भी थे, वो भी आए, उन्होंने ज्वाइन कराया। विनोद तावड़े वॉज देयर, जनरल सेक्रेटरी जो हैं। तो इस तरह से ये जो इस पार्टी का उस पार्टी में, और ये केवल भाजपा के साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी भी इस बीमारी से ग्रसित हो गई है। अभी रिसेंट चुनाव में, ये जो दिल्ली का चुनाव होने वाला है, जो 70 विधानसभा सीटों में 11 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने घोषित किए हैं, उसमें से 6 प्रत्याशी तो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। और मजे की बात यह है कि वो 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको आम आदमी पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी पिछले 2 चुनावों में हराता हुआ चला आ रहा है। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने अगर उन प्रत्याशियों को लिया है, उन लोगों को लिया है, तो स्वाभाविक है वो भी कहीं ना कहीं निवर्तमान जो मुख्यमंत्री, पिछले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जो सुप्रीमो है आम आदमी पार्टी के, ये उनका डर, उनका जो दिमाग में एक फियर फैक्टर है कि पहले वाला प्रचंड बहुमत 67 सीटें 62 सीटें वो आएगा या नहीं आएगा, या 36 सीटें भी आएंगी या नहीं आएंगी। यानी आम आदमी पार्टी में भी इतना डर समाया हुआ है। आप देखिए भाजपा के 3 बार पार्षद रहे, 2 बार अलग अलग विधानसभाओं से जो विधायक रहे, ब्रह्म सिंह तंवर, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, टिकट मिल गई। अनिल झा जो कि विद्यार्थी परिषद से बिल्कुल जुड़े रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के कोर जिस कार्यकर्ता रहे, वो विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता, 2 बार के विधायक जो पिछली 2 बार से हार भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। बीबी त्यागी लक्ष्मी नगर और विश्वास नगर में जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, जाना माना नाम है, पूर्व में पार्षद रहे हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। और केवल भाजपा के नहीं, कांग्रेस का भी यही हाल है। चौधरी जुबैर हैं, उन्होंने कांग्रेस के जाने माने नेता, उनके पिता कांग्रेसी रहे, विधायक रहे। वीर सिंह दिघान 3 बार के विधायक वो हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। और सबसे बढ़िया चीज सुमेश शौकीन, आप देखिए साहब, सुमेश शौकीन जिन्होंने किसी भी विषम परिस्थिति में भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था, लगातार वो कांग्रेस के विधायक के रूप में मटियाला सीट से लगातार चुनाव लड़ते रहे। लेकिन जब पिछली 2-3 बार से लगातार उनको हार झेलनी पड़ी, तो अंततः उन्होंने भी कांग्रेस से बाहर का रास्ता लिया और उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। और हाथ के हाथ अरविंद केजरीवाल ने उनका स्वागत किया, उनको मटियाला की टिकट उनके हाथ में थमाई, और वो भी मटियाला से अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बिल्कुल ताल ठोक रहे हैं और उनका काम भी वहां पर शुरू हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग भी भाजपा या दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें सबसे चर्चित चेहरा कौन? कैलाश गहलोत, जिनका भी मैंने चर्चा किया कि वो भाजपा की जो ज्वाइनिंग कमेटी, यानी दूसरी पार्टियों से जो लोग खींच कर लाए जाएंगे या दूसरी पार्टियों से जो लोग आएंगे, वो जो कमेटी बनाई गई है वो उसके सदस्य हैं कैलाश गहलोत।
ऐसे ही हरशरण सिंह बल्ली, बहुत चर्चित नाम है, भाजपा का पुराने से पुराना कार्यकर्ता जो भी होगा वो हरशरण सिंह बल्ली के नाम से जरूर परिचित होगा। पश्चिमी दिल्ली का सिख राजनीति का और भाजपा की उस राजनीति का, जबकि भाजपा की राजनीति में मदन लाल खुराना जी की तूती बोलती थी, उस समय जो पहली भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी उसमें उद्योग मंत्री रहे हरशरण सिंह बल्ली, जो 1993 से 2008 तक लगातार विधायक रहे। उन्होंने एक बार भाजपा छोड़ी, दूसरी पार्टी ज्वाइन की, फिर वापस आए, फिर ज्वाइन की, अब दोबारा से वो आम आदमी पार्टी जो कि उन्होंने 2020 में ज्वाइन करी थी, अब वो भी वापस भाजपा में आ गए हैं। अब उसके पीछे मंशा क्या है? ये स्वाभाविक रूप से चुनाव लड़ना है। किसी को नजर आता है कि भाई आम आदमी पार्टी के में जाने के बाद हमारी सीट बच सकती है, जैसे मैंने सुमेश शौकीन, बीबी त्यागी, अनिल झा वगैरह का जिक्र किया। ऐसे बल्ली जी को लगता है कि अब उनकी तो उम्र शायद रही नहीं, पता नहीं वो खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनका बेटा रिंकू चुनाव लड़ेगा। लेकिन मामला तो चुनाव लड़ने का ही है। चुनाव लड़ने के लिए वो फिर से भाजपा में आ गए, भाजपा ने उनका स्वागत किया। ऐसे पूर्व पार्षद हैं राम नारायण भारद्वाज और उनके बेटे प्रदीप भारद्वाज, ये भी उत्तर पूर्वी जो दिल्ली, उत्तरी जो दिल्ली है, उत्तर पश्चिमी जो दिल्ली है, वहां पर नरेला में बांकनेर एक सीट है, निगम पार्षद ये यहां से रहे हैं 2017 से 2022 तक। इन्होंने भी भाजपा की राह पकड़ ली है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में भी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। वहां पर भी जो तिमारपुर के विधायक हैं और बड़े फेमस, लगातार चर्चित रहे हैं, दिलीप पांडे ने भी घोषणा कर दी है कि वो तिमारपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस घोषणा के पीछे ऐसा नहीं है कि कुछ उनकी अंतरात्मा जाग गई है या उन्होंने कोई राजनीति से संन्यास ले लिया है। उनको भी ये अंदर खाते पता चल चुका है कि भैया केजरीवाल उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंकने वाले हैं। और वहां पर वो जो अभी भाजपा से सुरेंद्र पाल बिट्टू ने ज्वाइन किया है, वो सुरेंद्र पाल बिट्टू को तिमारपुर विधानसभा से लड़वाने वाले केजरीवाल। अब सुरेंद्र पाल बिट्टू भी, इनका भी इतिहास इधर से इधर का खूब रहा है। ये 2013 और 2015 का चुनाव इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तिमारपुर से ही लड़ा। फिर उसके बाद 2020 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी और भाजपा के प्रत्याशी के रूप में तिमारपुर से चुनाव लड़ा और ये हार गए दिलीप पांडे से। दिलीप पांडे अभी वर्तमान में तिमारपुर के विधायक हैं, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब चुनाव ना लड़ने की घोषणा करने वालों में एक और बहुत बड़ा नाम है, वो है रामनिवास गोयल, जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत सीनियर और हर दुख सुख में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे। दिल्ली भर के, ट्रांस यमुना नहीं, दिल्ली के पूरे दिल्ली के जितना भी वैश्य समाज है, जो अग्रवाल समाज है, जिनको बनिए कहा जाता है, पंजाबी बनियों की पार्टी में बनिए वाला जो शब्द है, उस पूरी कम्युनिटी में दिल्ली भर का एक जाना माना नाम रामनिवास गोयल। उन्होंने भी घोषणा कर दी कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपनी उम्र का तकाजा दिया कि भाई मैं 76 साल का हो चुका, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, उनको भी ये बड़ा क्लियर आभास हो गया है कि अब अरविंद केजरीवाल इस बार उनको टिकट देने वाले नहीं है, उनकी जगह नए प्रत्याशी को लाने की तैयारी हो चुकी है। और अभी बहुत ही चर्चा में रहे अवध ओझा, जो मतलब एजुकेशनिस्ट, तो मैं उसको उस कैटेगरी में रख के एजुकेशनिस्ट को वो नहीं करना चाहूंगा, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं चाहूंगा, बट आईएएस परीक्षा की तैयारी कराते हैं और अपना जो उनका भाषण का स्टाइल है उसमें किस तरह के वो शब्द चयन करते हैं, किस तरह की वो भाषा प्रयुक्त करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है। हो सकता है उनके पढ़ाए हुए कुछ बच्चे आईएएस बने भी हो, मेरे को जानकारी नहीं है कितने बने कितने नहीं बने। लेकिन वो भी अवध ओझा जब से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है साहब, वो आते ही एकदम ऐसी टॉप पोजीशन पा गए हैं कि जैसे होता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उसके बाद तीसरे नंबर पर सीधे ही अवध ओझा, यानी इतनी बड़ी तरक्की तुरंत उनको दे दी गई है। पर ये जो मैंने सब आपको सारा घालमाल बताया कि इधर का नेता उधर, उधर का नेता इधर, का नेता इधर, इस सारे में
जो सबसे बड़ी बात है, जो कि मैंने अपने उसमें लिखा, एडवांटेज कांग्रेस आगे क्वेश्चन मार्क। एडवांटेज कांग्रेस मैंने क्यों लिखा? देखिए, एडवांटेज कांग्रेस लिखने का सीधा सा कारण मेरा यह था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सीन में आने से पहले, यानी 2011, 2012 या 13 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, उससे पहले तक दिल्ली की राजनीति दो धुरीय राजनीति थी, जबकि भाजपा और कांग्रेस के अंदर ही मुकाबला होता था। कभी भाजपा जीतती थी, कभी कांग्रेस जीतती थी। लेकिन 2013 का चुनाव एक विशेष परिस्थिति में हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने उठान पर थे। उस समय भले ही कांग्रेस को 8 सीटें मिली हों और पहली बार चुनाव लड़के ही अरविंद केजरीवाल ने 28 सीटों की लंबी छलांग मारी हो, लेकिन उस चुनाव में भाजपा को सरकार में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से के साथ पैक्ट किया, ये वही उस समय बड़ा ताजा मामला था। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो धोकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को, और शीला दीक्षित जो उस समय मुख्यमंत्री थी, उन पर खूब आरोप लगाया करते थे, भर भर के गालियां दिया करते थे, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अनर्गल प्रचार उस समय कांग्रेस के सभी नेताओं के ऊपर किया था। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के सामने घुटने टेके, उसके साथ पैक्ट किया और 2013 में सरकार बनाई। फिर उसके बाद 2014 का जब चुनाव हुआ, तो 2014 के लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, उस चुनाव में जब प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद कांग्रेस को लगा, अरे भाई ये क्या हो गया, ये मोदी कहां से आ गए, भाजपा जीत कैसे गई? भाजपा को जीतने का कोई अधिकार नहीं था, मोदी को प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं था, ये कैसे बने? तब उन्होंने जब बीच में मध्यावधि चुनाव हुए और 2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा के चुनावों की नौबत आई, तो उस समय कांग्रेस ने प्लेट में सजाकर आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी। प्लेट में सजाकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े बड़े शीर्षस्थ नेताओं ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अपना वोट झाड़ू के ऊपर डलवाओ, कारण कि मोदी को झटका देना था, मोदी को नीचा दिखाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने अपनी सजी सजाई जो एक राजनीति थी, इतने वर्षों की जो उनकी मेहनत थी नेताओं की, वो उठाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दी। लेकिन बीच में भी हालांकि यही हुआ, फिर से कांग्रेस ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया। लेकिन इन चुनावों में जो परिस्थिति बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बन रही है, उसमें अगर कांग्रेस स्मार्टली प्ले करे और इफेक्टिवली चुनाव लड़े, तो कांग्रेस ना सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त कर सकती है, और मैं ये तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन वो कांग्रेस जो पिछले 2 चुनावों से एक विधायक की सीट पाने को तरस रही है, दिल्ली में 0 बटा सन्नाटा उसका स्कोर है, उस कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा इस चुनाव में, 2025 के चुनाव में हो सकता है, बनिस्पत की वो इफेक्टिवली पूरी मेहनत के साथ जीतने की शिद्दत और जुनून के साथ वो चुनाव लड़े, और उसके इस जुनून को जो हवा देगा, जो सहायता करेगा, वो देगा भाजपा की आज की परिस्थिति और आम आदमी पार्टी की आज की परिस्थिति। जहां एक और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल 13 साल का या कहिए कि 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ हवा बह रही है, इस चीज को भांपते हुए वो लगे हुए हैं कि ब्रह्म सिंह तंवर तुम भी आ जाओ, अनिल झा तुम भी आ जाओ, सुमेश शौकीन तुम भी आ जाओ, सबको लपेटने में लगे हैं, अवध ओझा तुम भी आ जाओ। यही स्थिति भाजपा की भी है। भाजपा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा जिसका केंद्र है दिल्ली, और भाजपा का अच्छा खासा संगठन है दिल्ली में, वो दिल्ली में आज भी, ये एक कड़वी सच्चाई है कि कोई भी प्रदेश स्तरीय नेता ऐसा नहीं है जिसके चेहरे को आगे रखकर आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सके। और मोदी के सहारे कब तक आप चुनाव लड़ेंगे? दिल्ली की जनता ने जैसे 13 में, 15 में, 20 में कहा कि भाई ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल,
अब वो केजरीवाल की टक्कर का भाजपा के पास कोई है नहीं। तो दिल्ली की जनता आज भी लोकसभा का चुनाव हो जाए तो भले ही सातों की सातों सीटें मोदी जी की झोली में डाल देगी, लेकिन दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में इतना दमखम नहीं है जो कि आयातित नेताओं के बल पर, लवली, नसीब सिंह, नीरज बसोया जैसे नेताओं के बल पर, राजकुमार चौहान के बल पर वो यहां पर चुनाव लड़ ले और जीत जाए। आप देखिए दिल्ली में अगर विधानसभा सीटों के ऊपर आप नजर डालोगे तो साहब 70 में से 10 सीटें तो शेड्यूल कास्ट सीटें ही हैं, ऐसी सीटें जो रिजर्व कैटेगरी की हैं। सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, करोलबाग, पटेल नगर, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, त्रिलोकपुरी, गोकुलपुर, सीमापुरी, ये 10 सीटें हैं ऐसी सीटें जिन सीटों पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस नगण्य रही है। या तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा या फिर आम आदमी के प्रादुर्भाव के बाद 13 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है। यानी कि भाजपा 60 सीटें रह गई उसके लिए लड़ने के लिए। फिर उसके बाद 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर की जीत हार का फैसला वहां के मुस्लिम मतदाता के हाथ में है। ऐसी 6 सीटें हैं दिल्ली में, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, ओखला, सीलमपुर और मुस्तफाबाद, जहां मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। वहां इन 6 सीटों पर भी पहले कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, बाद में इसके ऊपर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व हो गया। ये हो गई 16 सीटें। अब इसके बाद 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर की हार जीत का आंकड़ा वहां के सिख मतदाता के हाथ में है। वो सीटें जंगपुरा, हरिनगर, तिलक नगर और राजौरी। यहां पर सिख मतदाता तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। किसी जमाने में हो सकता है कुछ सिख मतदाताओं ने भाजपा की तरफ झुकाव दिखाया हो इन सीटों पर, हरशरण सिंह बल्ली भी यहां से जीते, बाकी और भाजपा के और भी कई कैंडिडेट जीते। लेकिन आज सिख मतदाता के मन में मैं अगर ये शब्द ना भी यूज करूं कि वो भाजपा के विरोध में है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के प्रति इतने ज्यादा अगाध श्रद्धा से भरे हुए हैं कि दिल्ली का जितना सिख मतदाता वर्ग है, आज अगर उनके बीच में सर्वे कर लिया जाए तो 100 सिख मतदाताओं में से 80% ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। या अगर उनको अरविंद केजरीवाल को वोट देने से आनाकानी होगी तो वो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो आप देखिए 70 में से ये 20 सीटें, 10 सीटें एससी, 6 सीटें मुस्लिम बहुल, 4 सीटें सिख बहुल, 20 सीटें निकलने के बाद 50 सीटें ही ऐसी बचती हैं जहां पर कि भाजपा को अच्छा काम करके उन 50 में से 36 सीटें लाकर जीत का आंकड़ा बनाना है। उन 50 सीटों में भी भाजपा ने ऐसे ऐसे नेताओं को आयातित कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे अभी लवली का जिक्र किया, लवली लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे 2019 में, तो उस समय पर कांग्रेस को जितने भी वोट मिले, भाजपा को भी बड़ी संख्या में उस समय वोट मिले। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया तो भाजपा के पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं, भाजपा के वोटों की संख्या में कमी आई। तो अगर अरविंदर सिंह लवली, जो कि लोकसभा चुनाव के समय ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी थी, अगर भाजपा को उनके अंदर इतना ज्यादा मेटल नजर आया, इतना ज्यादा प्रतिभा नजर आई कि उनके आने से भाजपा को फायदा होगा, तो फिर इसका मतलब भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनाव में कुछ तो वोट फालतू मिलना चाहिए था। लेकिन भाजपा को पिछले चुनाव से भी कम वोट मिले, यानी कि लवली अपने साथ कोई वोट लेकर नहीं आए। कमोवेश यही स्थिति नसीब सिंह की है। दिल्ली में अगर भाजपा के उसकी बात करें, जो उनका सांगठनिक ढांचा है, एक शादरा जिला जिसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, गांधीनगर, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर और शादरा। ये शादरा जिला, इस शादरा जिला में लवली की भी सीट आती है गांधीनगर और नसीब सिंह की भी सीट आती है विश्वासनगर। ये वो विश्वासनगर है साहब जहां पर कि भले ही नसीब सिंह 3 बार जीते हों, शीला दीक्षित के नेतृत्व में उन्होंने उनके एक सेक्रेटरी के रूप में एक मंत्री पद के समकक्ष उनको पद प्राप्त था, लेकिन इसी विश्वासनगर ने 2013 में
और 2015 में लगातार 2 चुनावों में नसीब सिंह को हराया भाजपा के ओम प्रकाश शर्मा ने। यानी भाजपा के संगठन ने काम किया कि 2013, 2015 और 2020 तीनों चुनावों में जबकि प्रचंड बहुमत मिला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को, उस समय भी विश्वास नगर ने नसीब सिंह को और दूसरे प्रत्याशियों को हराया और भाजपा को जीत दिलाई। तो भाजपा के वो कार्यकर्ता जिन्होंने 1993 से लेकर आज तक लगातार एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में या एक कांग्रेस नेता के रूप में जिस व्यक्ति के विरुद्ध काम किया, तो वो कार्यकर्ता आज कैसे अगर भाजपा नसीब सिंह को थोपती है विश्वासनगर विधानसभा पर, तो वो भाजपा का कार्यकर्ता कैसे नसीब सिंह को वोट दे सकता है? ये सोचनीय विषय दिल्ली प्रदेश के स्तर पर नहीं है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं जो ऊपर से निर्देश आते हैं हम तो कठपुतली हम वो कर देते हैं। ये सोचना होगा केंद्रीय नेतृत्व को, ये सोचना होगा राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं नड्डा जी, या आने वाले समय में शायद 10-15 दिन में नए अध्यक्ष जो भाजपा को मिल जाएंगे, ये उनको निर्णय लेना होगा। ये गृह मंत्री अमित शाह जी को निर्णय लेना होगा कि क्या सोचकर वो दिल्ली जहां पर कि भाजपा इतने दशकों से जीत को तरस रही है, वो आयातित नेता क्यों ला रहे हैं? आपके पास कार्यकर्ता मंडल स्तर पर, समिति स्तर पर, पन्ना स्तर पर, हर स्तर पर आपके पास कार्यकर्ता है। तो वो कार्यकर्ता जो कि लड़ता आया अभी तक कांग्रेस के नेताओं के साथ, उन्हीं कांग्रेस नेताओं के गले में वो हार कैसे पहनाएगा, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एडवांटेज कांग्रेस तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि बावजूद इसके कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता जो कि हो सकता है कांग्रेस के पास ना जाए, लेकिन भाजपा हाईकमांड, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की गलती की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से वो चुपचाप घर पर बैठ सकता है। उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में इन सारी परिस्थितियों को कांग्रेस क्या कैपिटलाइज कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी अपनी इमेज बचा पाएगी और फिर से सरकार बना पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इन गलतियों की पुनरावृत्ति ना करते हुए अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास जताकर क्या जीतने की दिशा में कदम बढ़ा पाएगी? इन सभी यक्ष प्रश्नों का जवाब हम आने वाले कार्यक्रमों में ढूंढेंगे, चर्चा करेंगे। आपसे भी प्रार्थना है कि आप अपनी राय भेजिए, हमसे बात करिए। अंत में चलते चलते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।